रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। एक्चुअली रेजिस्टर सीरीज में होंगे, रेजिस्टेंस तो फिजिकल क्वांटिटी है, जो सीरीज में होंगे वो रेजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है? उसका आइडिया कहाँ से होगा? ठीक है, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कहते हो जिसमें सारे जो रेजिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन अ रो, ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास इसका कनेक्टिविटी किस तरह होती है? इनकी कनेक्टिविटी ये होती है, हमारे पास सपोज दिस इज वन रेजिस्टर, इसके साथ सेकंड रेजिस्टर बेटे हमने सपोज दिस इज सेकंड रेजिस्टर एंड लेट दिस इज थर्ड रेजिस्टर, all these three resistors they are connected one after the other इन अ रो लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रेन का जिस तरह होता है एक के बाद दूसरा ऐसा। अब सपोज ये जो वायर है इट शुड इफ आई कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल फर्दर, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव हो गया बेटे, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस फर्दर कनेक्टेड टू बैटरी लाइक दिस वे। ठीक है, ओके बेटे, ये नेगेटिव साइड होगी, ये दिस इज द पॉजिटिव साइड। अब हमारे पास अगर मैं डिफरेंट सर्किट्स के यहाँ कनेक्ट करूँ, सपोज इफ आई कनेक्ट अ वोल्ट मीटर एट दिस पोजीशन, तो वोल्ट मीटर किससे क्रॉस लगा? बैटरी क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा, और टर्मिनल पोटेंशियल में तीनों रेजिस्टर्स के अंदर जो एनर्जी ड्रॉप होगी उसको रिकॉर्ड करेगा। और मैं सपोज कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 है। Now they are connected one after the other in a row, एक ही रो के अंदर है, लाइक ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कनेक्टिविटी इसकी क्या होती है? कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन a रो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसमें हमारे पास अरेंजमेंट के कैसे पता चलता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है पैरेलल है? बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन हम उस सर्किट को कहते हो जिसमें करंट को सिंगल पाथ मिले फॉरवर्ड फ्लो, यानी यहाँ से अगर करंट निकलता है, मिस्टर कुलम निकलता है बेटे यहाँ से मूव करके वो इसमें से वही मिस्टर कुलम इसमें पास करेगा, वही इसमें से पास करेगा, वही इसमें से पास करेगा, फिर वो वापस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, वन वे ट्रैफिक है। दिस इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, वन वे, एक ही रास्ते ट्रैफिक को पास करने के लिए। इसमें सारे चार्ज कैरी, सारे चार्ज कैरियर उसी रास्ते में से पास करना बेटा उन्होंने। तो ये तो होगी हमारे पास बेटे इसकी कनेक्टिविटी और वो। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं वो किस तरह हम इनको कवर करते हैं। अब आगे प्रॉपर्टीज, ये बेटा हो गया हमारे पास। अब अगर ये हो गया तो इसमें सपोज करते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है इस वाले में से, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड विद I1, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विद I2, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटेड विद I3, और सोर्स में जो करंट पास कर रहा है वो बेटे क्या I है। ठीक है, तो हमारे पास जितना करंट एंटर होगा उतना करंट लीव भी करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ये नहीं होगा चार्ज कैरियर इधर जाके मार्केट के अंदर ही रह जाए। चार्ज कैरियर बेटा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हमेशा ट्रांसफर हो रहा होता है, यहाँ से ट्रांसफर होकर डेफिनेटली एंटर हुआ तो बाहर भी निकलेगा, एंटर हुआ तो बाहर भी निकलेगा। इसमें जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, वही करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज में आते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दिस इज अबाउट द करंट के ऊपर। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? वो सेम होगा, सेम करंट फ्लो करता है हर किसी में से, और वो करंट वही होता है जो ईएमएफ सोर्स में से पास करता है। ये करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर सेम, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है बेटा वही इसमें से, और वही करंट है जो बैटरी में से फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकते हैं फिर I जो है दिस इज इक्वल टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, ये सारे इक्वेट होंगे, सारे इक्वल होंगे क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सारों में से। दूसरी चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के ऊपर। पोटेंशियल या वोल्टेज बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, एक लूप के अंदर एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। एक लूप के अंदर एनर्जी कंजर्व होने का मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये V1 रिकॉर्ड करेगी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे का वोल्ट मीटर लगा दें तो ये V2 रिकॉर्ड करेगी, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दो तो ये V3 रिकॉर्ड करेगी। अब ये सारे के सारे वोल्टेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, V भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और सपोज करते हैं दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, तो इसका मतलब मिस्टर कूलिंग जब यहाँ से निकलेगा 12 जूल एनर्जी होगी, ठीक है। ये आप ये मिस्टर कूलिंग जो है यहाँ से निकल गया, फर्दर वो मूव करता जा रहा है बेटे, यहाँ से इस तरह मूव करता जा रहा है, करते करते जब ये यहाँ आ गया, अभी इसके पास कितनी एनर्जी है, 12 जूल है, क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आया। अब हम सपोज करते हैं कि बेटे R1 की वैल्यू जो है दिस इज ग्रेटेस्ट है, फिर फॉलोड बाय R3 और लीस्ट वैल्यू R2 की है। अगर R1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट, इसका मतलब यहाँ से जब मिस्टर कूलम पास कर रहा होगा, मैक्सिमम एनर्जी इस रजिस्टर में डिसिपेट कर देगा, जाया कर देगा, ठीक है। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो एनर्जी अब हमारे पास क्या हो चुकी है, कम हो चुकी होगी। कितनी रहेगी, सपोज मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर 6 जूल एनर्जी रहेगी। अब इसमें कितनी एनर्जी ड्रॉप हुई है, 12 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर यहाँ से 12 है, यहाँ पे 6 जूल है, तो 12 माइनस 6 ये 6 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद R2 की वैल्यू लीस्ट थी, सपोज अब इसमें से पास किया है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ अब हमारे पास एनर्जी का फैक्टर कम रह गया, कितनी एनर्जी रहेगी, 4 जूल रहेगी। इसमें एनर्जी ड्रॉप कितना हुआ है, 2 वोल्ट। कम क्यों है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम थी। और लास्ट में हमारे पास क्या R3 है, जिसकी रेजिस्टेंस इंटरमीडिएट लेवल पे आई थी। जब इसमें से चार्ज कैरियर पास करके इधर पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं होगी। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, ये 4 वोल्ट पे है, ये 0 पे है, तो इसका मतलब कितना, 4 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, अब 4 वोल्ट के हमारे पास यहाँ पे एनर्जी 0, और इसी एनर्जी से वापस वो आता है इस तरह होके, दोबारा हमारे पास ईएमएफ सोर्स से एनर्जी लेगा और फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें अगर देखो हमारे पास कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। सेकंड वन इसके अंदर कितना जा रहा है, दिस इज 2 वोल्ट, इसमें कितना, 4 वोल्ट, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, तो 12 वोल्ट के बराबर हो गया। इसका मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पे पूरा पूरा वैलिड है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज इसमें क्या होता है, वो वेरी करता है। वेरी क्यों करता है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी रजिस्टर की क्रॉस हाई होगा अगर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, तो और वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन बट बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं V जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या, इस अप्लायंस R1 के क्रॉस है, V2 इसके क्रॉस है, V3, तो V क्या है, V हमारे पास वो आ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने पढ़ा हुआ वो है, ठीक है, टर्मिनल्स पे लगा हुआ है, इसके क्रॉस हो गया। अब तीसरी चीज आती है, इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट या कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला ये पढ़ लिया, V किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू इसके V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके बराबर होता है, आई आर टोटल। ये किसके बराबर होता है, I1 R1, दिस इज I2 R2, दिस इज I3 R3। लेकिन हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो हमेशा सारों में क्या होता है, सेम होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बट इन सीरीज, ये प्रूफ सिलेबस में है, ठीक है। I1 जो है दिस इज इक्वल टू I2 इक्वल्स टू I3, और हमने कह दिया दिस इज इक्वल टू I हो गया। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग I1 I2 I3 हम सिंपली I ही कंसिडर करते हैं, तो हो जाएगा बेटा आई आर टोटल जो होगा दिस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
3। अब I को थ्रू डिवाइड कर दो तो R टोटल किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होगी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इट इंक्रीजेस। करंट क्या होता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो वेरी करता है। जितने वोल्टेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। और तीसरी करंट हमारे पास वो जो वोल्ट जो टोटल रेजिस्टेंस है सारों को ऐड अप करके अपना। अब इस यही चीज आ गई रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के अंदर। रेजिस्टर्स इन पैरेलल होगा, ये रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी है, रेजिस्टर कंपोनेंट है। कंपोनेंट की कनेक्टिविटी पैरेलल में होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। लेकिन हम इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब मैंने भी इस तरह लिख दिया है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा किसको कहते हो, हमारे पास जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने कहा था दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर ना, पैरेलल में हमारे पास दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईएमएफ सोर्स। इसकी कनेक्टिविटी जो होती है, each resistor is directly connected to the EMF source। यानी कहने का मतलब अगर मैं R1 कंसिडर करता हूँ, ये R2 is this one और R3 is this one। अब यहाँ पे हमने इनका जंक्शन बना दिया बेटे ये, लेकिन हमारे पास दे ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस EMF सोर्स। अब हमारे पास R1 जो है डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है बेटे इसके साथ। इसकी दूसरी टर्मिनल देखो डायरेक्ट है, R2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 भी डायरेक्टली। यानी ईच resistor is directly connected to a battery या EMF source। तो हमारे पास each resistor is directly connected, एक दूसरे के बाद वन आफ्टर द अदर नहीं है, to the EMF source। ठीक है, और अरेंजमेंट क्या होगी, इसके अरेंजमेंट में क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, सिंगल पाथ था फॉर द फ्लो ऑफ करंट, वन वे ट्रैफिक थी। इसमें क्या है, मल्टीपल पाथ्स है। करंट जब इधर आ जाएगा करंट डिवाइड होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे करंट I1 फ्लो करता है बेटे, सपोज किया कि इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, और सपोज किया कि इसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है हर रजिस्टर में से वो वेरी कर रहा है, और लेकिन पाथ कितने मिलने हैं, सेवरल पाथ मिलने हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मल्टीपल वे ट्रैफिक है ये। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या होगी, ये सेवरल पाथ्स विल गेट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, सेवरल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यानी ट्रैफिक यहाँ जितनी आ रही होगी आगे हमारे पास बेटा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उसके लिए अकॉर्डिंगली वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेवरल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट है, सिंगल पाथ नहीं है। और फर्दर हमारे पास अब इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर हम आते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर बेटे हमारे पास फर्स्ट वन आ गई करंट के ऊपर। करंट इसमें क्या होगा, वो वेरी करेगा बेटे, करंट वेरी करेगा। जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा उसमें करंट क्या होगा, कम पास करेगा। होता ही है कि पहले अगर यहाँ पे कोई स्विच अगर शो कर दूं मैं, स्विच अगर ओपन होगा तो हमारे पास अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, इस तरीके से। लेकिन जो ही स्विच क्लोज करोगे, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, वो सारे रैंडमली मूव करेंगे विद वेरी हाई, बिल्कुल कुछ पहले इधर चलेंगे, कुछ इधर चलेंगे, कुछ इधर चलेंगे। अब हमने सपोज किया है कि बेटे R2 की वैल्यू जो है वो अब ग्रेटेस्ट है, फॉलोड बाय R1, और R3 की वैल्यू लीस्ट है। अब इसका मतलब जो चार्ज कैरियर R2 में गए यहाँ पे जाके ट्रैफिक क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाके ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वेलोसिटी कम होगी। फॉर्मूला वे भी पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू I इक्वल्स टू VEN, ए पढ़ चुके होते हो, करंट इक्वेशन जो है, एन नंबर डेंसिटी, वो सारी वो चीजें। अब यहाँ पे जाके ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, करंट भी कम होगी। और वैसे भी देखो बेटे कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, जो नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल पास आना है यहाँ पे, वो कभी भी इस रास्ते से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक है, इसको यहीं से रिपल्सिव फोर्स मिल रही होगी, वो इस पर रास्ते पाया जाएगा नहीं।
करंट अपनी फ्लो के लिए हमने ओलर में पढ़ा था, अपनी फ्लो के लिए इजी पार्ट ढूंढता है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास जहाँ पे कोई से रिपल्सिव फोर्स ना मिले, इजीली वो मूव कर सके। तो इसका मतलब R2 में से करंट की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था। R3 में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, क्योंकि करंट जहाँ पास करता है रेजिस्टेंस ही नहीं था, चार्ज कैरियर पास करते हैं तो नए चार्ज कैरियर भी आते जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें करंट जो है वो बेटे वो वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास करंट की वैल्यू कम होगी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन इफ यू मेक यूज ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ बट बाय के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये डिफरेंट ब्रांचेस बन रहे हैं जो एक ही ब्रांच से आ रहे थे। तो इसका मतलब करंट जो ईएमएफ सोर्स अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तो आई जो है वो फर्दर स्प्लिट अप हुआ ना, तो वो हम लिख सकते हैं आई जो है दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब किस में इसकी वैल्यू ज्यादा और किस में कम है वो लगा थी। करंट के बाद दूसरी चीज बेटे होगी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वो सेम होता है। क्यों सेम होता है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी रीजन बेटा ये होती है कि हमारे पास ये हमारे पास हो गया एक, सेकंड वन, थर्ड वन। अब ये चार्ज कैरियर जो यहाँ से मूव किया है, यहाँ से मूव किया बेटा, इसमें गया, यहाँ से इधर, जब पहुंचा इधर है तो सपोज वो पास इसमें से कर गया R1 में से। अगर इसमें से पास कर गया तो यहीं से वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी होगी, इसका मतलब दिस इज 12 वोल्ट्स बैटरी है। अगर अगर ये 12 वोल्ट्स की बैटरी, 12 वोल्ट्स की बैटरी है, इफ दिस इज 12 वोल्ट्स बैटरी, तो इसका मतलब चार्ज कैरियर जो यहाँ पे जाएगा उसके पास 12 जूल एनर्जी होगी बेटे। यही चार्ज पार्टिकल मूव करके जब यहाँ पहुंचा अभी भी एनर्जी 12 जूल है, जब ये यहाँ पहुंचे तो अभी भी एनर्जी 12 जूल है। लोड रास्ते में क्या आ रहा है, एक ही, और उस लोड के बाद कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब बाय लॉ एनर्जी सारी जाया करके, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ में यही पढ़ा था हमने लूप एनालिसिस में, यहाँ एनर्जी नहीं होगी, वापस आएगा तो एनर्जी नहीं होगी उसके पास। तो इसका मतलब एनर्जी जाया किसमें हुई है, R1 में, जो मर्जी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ 12 है, यहाँ 0, तो इसको कितना हमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसके R1 की क्रॉस पे कितना आ गया, दिस इज 12 वोल्ट। क्योंकि एक लूप के अंदर एक ही ईएमएफ सोर्स आ रहा है और एक ही पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो चार्ज कैरियर है, सपोज यहाँ से मूव किया, यहाँ से बेटे ये गया, यहाँ से ये गया बेटे इसके अंदर, फिर ये यहाँ से इसमें पास करके सीधा ये वापस ये। इसका मतलब है यहाँ से चार्ज कैरियर जा रहे हैं, यहाँ पे अगर होगा तो उसके पास 12 जूल एनर्जी होगी, यहाँ जब होगा अगेन उसके पास 12 जूल एनर्जी होगी, यहाँ जब पहुंचेगा अगेन 12 जूल एनर्जी है। जब R2 में से पास करिए आगे तो नेगेटिव टर्मिनल है, जिसमें बाय लॉ सारी एनर्जी डिसिपेट करके ना यहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, वापस आएगा एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी किसमें ड्रॉप की, R2 में, कितनी, 12 वोल्ट्स। तीसरा हमारे पास जो चार्ज कैरियर अगर हम कंसिडर करते हैं, वो सपोज ये वाला हो गया, यहाँ से हमारे पास ये पास किया बेटा, इसमें से ये गया, ये फिर R3 में से फ्लो करके ये हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब है इसके अंदर भी एनर्जी ड्रॉप जो होगी दैट इज ऑल्सो 12 वोल्ट्स होगी। 12 वोल्ट्स कैसे होगी, बैटरी से निकले 12 वोल्ट्स की बेटे बैटरी थी, यहाँ से चार्ज कैरियर निकला तो 12 जूल एनर्जी थी, तभी यहाँ पहुंचा अभी भी एनर्जी 12 जूल है।
जब ये यहाँ पे इसमें से पास किया अभी भी एनर्जी 12 जूल है। R3 में पास करके इधर आया तो एनर्जी नहीं है, यहाँ है तो एनर्जी नहीं है, वापस आया तो एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी इसमें ड्रॉप की कितनी, 12 वोल्ट्स। तो इसका मतलब पैरेलल के अंदर हमारे पास वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। और सेम क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास एक लूप के अंदर बाय किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। और एक लूप में वी आर हैविंग ओनली वन ईएमएफ सोर्स एंड वन पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये जो V लगा हुआ विच इज रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये R1 के क्रॉस में मेजर कर रहा है, R2 के क्रॉस में मेजर कर रहा है, R3 के क्रॉस में मेजर कर रहा है, और वो कितना आ रहा है, 12 वोल्ट से आ रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, सेम होता है बेटे। सेम क्यों होता है, देयर इज ओनली देयर इज वन EMF सोर्स एंड a resistor in a closed loop, ठीक है, बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ हो गया, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। अब हमारे पास ना V किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। तो वोल्टेज हमारे पास इसमें पैरेलल में हमेशा सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, और जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस ब्रांच में सबसे करंट कम पास करेगा। अब तीसरी चीज आगे बेटे टोटल रेजिस्टेंस होता है। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ को यूज करते हो आप लोग, ये जो हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वही लिख दिया। लेकिन I किसके बराबर है, इक्वल टू V ओवर R के बराबर होता है, तो V ओवर R टोटल हो गया। दिस इज इक्वल टू V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। ठीक है। अब वोल्टेज सारों में हमारे पास क्या है, पैरेलल के अंदर वो तो सेम होता है। ठीक है, तो हम लिखें V ओवर R टोटल जो होगा दिस फर्दर इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 हो गया। क्योंकि पैरेलल में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि V जो है दिस इक्वल टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग V1 V2 इस कैन राइट सिंपली V। अब थ्रोट इफ यू डिवाइड बाय V तो हमारे पास R टोटल किसके बराबर हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसका मतलब पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है बेटे। और डिक्रीज फाइनल आंसर जो होगा, सबसे छोटा रजिस्टर भी लगाया होगा ना उससे भी काम आना है। फाइनल आंसर सबसे छोटा रजिस्टर, छोटा सब एक करके देख लेते हैं हम बेटे। लेते हैं आर टोटल, अगर देखते हैं एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक 4 ओम का हो गया, एक 8 ओम का हो गया। मेरा जो टोटल आंसर आएगा सबसे छोटा रजिस्टर 2 ओम का, मेरा आंसर इससे भी कम आना है। अब इसके लिए अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 इज एलसीएम, एलसीएम नाउ 2 4 2 4 8, ठीक है, और 4 2 8 8 1 8, तो 7 ओवर 8 हो गया, ये 1 ओवर आर टोटल। तो आर टोटल किसके बराबर हो गया, 8/7। एक होता है 1.11 के करीब बनता है। अब देखो 1.11 या 1.2 के करीब बनता है, दैट इज इवन लेसर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस व्हिच इज यूज्ड इन दिस कॉम्बिनेशन। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा हो तो हमेशा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल होता है, हमेशा पैरेलल होता है, तो इसमें हमेशा डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब हमारे पास व्हाट इफ नोट की फॉर्म में आ जाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस of two resistors in parallel। ये सिर्फ फॉर्मूला 2 पे लगना, 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स पे नहीं लगना बेटे, मैंने इसलिए डबल अंडरलाइन किया। तो 1 ओवर आर टोटल किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। एलसीएम क्या हो गया, दिस इज R1 R2 हो गया। न्यूमरेटर में क्या होगा, R2 प्लस R1। हमने क्या निकालना, आर टोटल, जिसमें आई नीड टू टेक रेसिप्रोकल टू बोथ साइड, इसका इनवर्स लेंगे। आर टोटल किसके बराबर होगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसको हम कैसे कहेंगे, न्यूमरेटर में हम इनको प्रोडक्ट लेते हैं
डिनोमिनेटर में हम उनको ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रोडक्ट और सम, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, दूसरी चीज बेटे, व्हाट इफ वी आर हैविंग आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स each of resistance are connected in, अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड अप होता था बेटे, ठीक है। और अगर पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता था, डिक्रीज करता था 1/R से। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा आर टोटल का, वो क्या होगा, एन टाइम्स आर। एन क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है। अगर 2 रेजिस्टर्स गिवन है, हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 20 डायरेक्ट मान चले, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और पैरेलल में हमारे पास क्या करते हैं, आर टोटल किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू आर ओवर एन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया बेटे। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, हमने नहीं किसी जगह कंसिडर किया, क्योंकि हम रेजिस्टर्स इन पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट को देखते हैं हम, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कंसिडर्ड सो वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, so that's why voltage is same for, नहीं बेटा वोल्टेज सेम इस सेंस में है कि हमारे पास एक ही ईएमएफ सोर्स के अंदर, एक लूप के अंदर एक ही रजिस्टर आर और एक ही हमारे पास ईएमएफ सोर्स है। एन वाला पार्ट रिपीट करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये जो है ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, ये कैसे आया हुआ पास पेपर के क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स each of resistance of 100 ohm are available. Show their connections so as to get a total resistance of, फर्स्ट पे आगे बेटे दिस इज 400 ओम, दूसरे में 20 ओम, तीसरे में 40 ओम, ठीक है। इसने कह दिया 40 ohm using 4 resistors only. ओके, अब उसने कह दिया बेटे एक के रेजिस्टेंस कितनी है, दिस इज 100, एक के रेजिस्टेंस 100 है। हमने लाना कितना आंसर 400, इसका मतलब मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है, टोटल आंसर ज्यादा है। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, जब ये चीज आ गई इसका मतलब ये आइडिया होगा मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जो चीज पढ़ी थी, मैंने पढ़ा है आर टोटल जो होता है वो एन टाइम्स आर के बराबर मल्टीप्लाई होना ना। आर टोटल की वैल्यू 400 है, एन की वैल्यू में देखनी, ए की वैल्यू कितनी है 100 है बेटे, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4। इसका मतलब है सीरीज में 4 रेजिस्टर्स आपने शो करने थे इसके अंदर, ठीक है। तो सीरीज में अगर 4 रेजिस्टर शो करने थे, दिस इज 1 रेजिस्टर, ठीक है। ये बस आपने इतना शो कर देना है, ये हमारे पास चारों रजिस्टर थे कनेक्टेड इन सीरीज, और यहाँ पे आपने शो कर दिया ये, तो दिस इज अ 40 ओम हो गया, ठीक है। 20 ओम का, अब 20 ओम बेटे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि मेरा एक के रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है, ये 20 है, तो मेरा आंसर जो है हमारे पास फाइनल आंसर कम आ रहा है। तो कम किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास आर टोटल किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू आर ओवर एन के बराबर होगा, ठीक है। अब हमारे पास
ये ए के आंसर कितना आ रहा है 20, टोटल आंसर जो आ रहा है। रेजिस्टेंस कितने हैं, ए के 100 है बेटे, एन निकालना है। तो एन किसके बराबर होगा, दिस इज 100/20 करें 25, तो 5, इसमें 5 रेजिस्टर्स क्या होंगे, वो दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। 20 आंसर आ रहा है ना मेरा। तो 5 रेजिस्टर कनेक्ट में करने, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ से आइडिया हो रहा था मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब 5 रेजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। सपोज सेकंड वन हो गया, ये हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का अब देखो 40 आ रहा, मुझे अब 40 देखो, अब 40 की ऐसा नंबर आ रहा है जो डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है 100 का। ये तो मल्टीपल आ गया था 4, ये भी यहाँ पे मल्टीपल आ गया था। इसका मतलब 40 2.5 हो नहीं सकता बेटे, क्योंकि 2.5 का 2 रजिस्टर 0.5 आधा रजिस्टर थोड़ी होगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ सके ये वाला। तो हमारे पास इसका मतलब है 40 लाने के लिए 20 वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैमरे में क्वेश्चन भी इस तरह ही आता ना। 20 वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 20 वाले को मैं 2 सीरीज में लगा दूं। ठीक है, यानी कि एक में, सॉरी, ये 20 वाला मेरे पास आ चुका है टोटल। ये इसके साथ 20 वाला और सीरीज में लगा दें, आंसर क्या हो गया 40। ये भी 20 हो गया ना बेटे, ये भी 20 प्लस 20 क्या हो गया 40 आंसर आ रहा है। या और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटे, और ये भी हम कर सकते थे। देखो 40 मेरे पास आंसर तब आता है कि अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, आर टोटल इज इक्वल टू आर ओवर एन वाला, पैरेलल में ये लगता है ना। अब मेरा टोटल आंसर कितना आना 40 का। अब मैं अगर 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 200/n। तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 के। इसका मतलब है अगर मैं 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दूं और आपस में चारों को कॉम्बिनेशन बन जाए इस तरह। एक में गलत हो गया, मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटे, ये एक रजिस्टर हो गया ना, इसके साथ दूसरा रजिस्टर ये लगा दिया। अब ऐसे हमने 5 रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, ये अब इससे आंसर भी देख लो क्या आ रहा है, इससे अगेन 40। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है बेटे। ठीक है, अब बात के लिए उसने जरा और सीरियस होकर सवाल पूछ लिया ये वाला, 40 हम यूजिंग 4 रजिस्टर्स बस। अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ना, 40 आंसर लाना है हमने, एक 100 का 40 आंसर लाना है। तो अगर अब मैं अगर यूज करूं, 4 रजिस्टर्स हैं, तो मैं अगर ये यूज कर दूं बेटे 1/r टोटल 40 आना चाहिए। अगर मैं ये करूं 1/, एक 100 का ले लिया बेटे, दूसरा 200 का बना दूं कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है वो 2 सीरीज में लग जाएंगे। तीसरा भी क्या हो गया 100 का हो गया। एलसीएम किसके बराबर हो गया, दिस इज 200, दिस इज इक्वल टू 2 + 1 + 2 हो गया। तो यहाँ से अगर आर टोटल आप निकालते हो, किसके बराबर 200/5 हो गया, 40 आंसर आ गई। इसका मतलब हमारे पास ये कह रहा है कि एक हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये हमारे पास आंसर 40 हो गया। 4 रजिस्टर हैं, आंसर 40 आ गया। ठीक है, बात क्लियर होगी। लेकिन उसने देखो स्पेसिफाई कर दिया है जब क्वेश्चन ऐसा है। मुझे ऊपर वाले समझ, आप इसकी बात कर रहे हो शायद। इसमें बेटे मैंने देखो मेरे पास 40 आंसर आना था, ये तो ऊपर वाले पार्ट्स में इजी पता चलेगा। 20 का एक बना दो, 20 का एक और बना दो, सीरीज में लगा दो आपस में, आंसर 40 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये भी तो आइडिया आ सकता था 40 आंसर आना मेरा
एक रजिस्टर में 100 का दिया हुआ है, अगर मैं 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दूंगा मेरा आंसर क्या होगा 200। अब 240 का मल्टीपल आ रहा है, 200 से 40 डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 5 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 2 रजिस्टर्स लगा दूं सीरीज के अंदर तो ये आंसर 200 हो जाएगा। ऐसे मैं 5 अगर रजिस्टर्स लगा दूं मेरे पास टोटल आंसर क्या रह जाएगा, शुड बी रिड्यूस टू 5 रह जाएगा। ठीक है। और इस वाले में बेटे क्या 4 रजिस्टर आपने कहा हुआ अब्दुल्ला, इस वाले के बेटे उसने क्या दिया था 4 रजिस्टर। अब 4 रजिस्टर की कनेक्टिविटी किस तरह करनी है कि हमारे पास आंसर 40 आ सके। तो मैंने कहा एक तो रजिस्टर 100 वाला ही ले लिया, दूसरा भी 100 वाला, इन दोनों से आंसर हमारे पास क्या आना है, दो 100 वाले अगर पैरेलल में लगा देते तो आंसर 50 होता है, लेकिन 40 लाना तो एक मैंने 200 का कॉम्बिनेशन बेटे इसके अंदर बनाया खुद, ये वाला। अब ये देखो ये एक रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर लगे हैं, ये एक रजिस्टर है, टोटल कितने हो गए 4 रजिस्टर हो गए। एलसीएम लेते हो तो 200 हो गया बेटे, तो यहाँ 100 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 200 तो 1 आ जाएगा, 100 तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर टोटल निकालना है तो 200 ऊपर चलेगा, नीचे क्या हो गया 5, तो 40 आ गया, 200 का मल्टीपल आ गया जिसने ये मैंने किया था। तो इस तरह हमने करना है बेटे। हाउ वी नो, उसने क्या 4 रेजिस्टर्स हैं, एक के रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम गिवन है, ये भी 100 ओम है, 40 लाना कैसे है, इसका मतलब 2 रह गए ना, तो 2 को मैंने सीरीज में लगा दिया 200 का। अब इसको सॉल्व करते हो पैरेलल के तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। अच्छा अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटे। क्वेश्चन बेटे एक है पूछा हुआ है, ये 2 रजिस्टर हैं, ऊपर भी एक रजिस्टर है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड दिस वन, ये 2 वोल्ट लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस में, यहाँ 14 वोल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर बना हुआ है जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इट विल नॉट मेजर ईएमएफ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 12 वोल्ट्स। अब 12 वोल्ट्स क्या आ रहा है, इनके क्रॉस जो एनर्जी ड्रॉप हो रही वो आ रही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अच्छा अब पूछा क्या हुआ है इन्होंने, सर इफ टू रेजिस्टर्स आर arranged in series, potential difference 12 volt, but if one more resistor is arranged in parallel to it, so then what would be the change in potential difference? कुछ भी नहीं होगा, यही होगा बेटे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ नहीं होना। आप पैरेलल में लगा रहे हो, इन दोनों के क्रॉस भी ये हमारे पास, इसका मतलब है ये 12 वोल्ट का ईएमएफ सोर्स था बेटे। जब मिस्टर कूलम यहाँ से निकल रहा था ना, उसके पास 14 जूल एनर्जी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस में पास करके कितनी एनर्जी रहेगी 12 जूल। अब ये 12 जूल के साथ यहाँ पे अगर आया तो उसके पास 12 जूल एनर्जी है, यहाँ पे भी आया तो उसके पास 12 जूल एनर्जी है। अब इस लूप के अंदर हमारे पास अगर ये वाली लूप मैं कंसिडर करूं, ये लूप में से यहाँ से ये आया, ये गया सीधा, इसमें से पास करके वापस उसने आए ना, तो लूप के अंदर एक ही हमारे पास आ चुका है। अच्छा पॉजिटिव इधर था मैंने देखा नहीं, चले कोई नहीं। तो यहाँ से इसका मतलब सारी एनर्जी पास करके वापस आएगा, तो वापस आएगा तो एनर्जी नहीं होगी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 12 वोल्ट हो जाएगा। और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है हमारे पास जो पास ही यहाँ से किया है, ये यहाँ से गया बेटे, ये गया, इसमें गया, यहाँ पे 12 जूल एनर्जी है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स थे तो इसमें सपोज जब पास करके इधर निकलेगा तो एनर्जी अगर यहाँ पे 6 जूल रह चुकी होगी, तो इसके क्रॉस कितना वो आ गया 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 जूल है, जब इसमें पास करेगा एनर्जी वो भी 6 जूल, ट्रांसमिशन के आगे 6 वोल्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास इसमें से ये चीज आ रही है, इसमें भी कितना आ रहा है 12 वोल्ट ही आ रहा है। तो ये जो वोल्ट मीटर रिकॉर्ड कर रहा है, एक लूप के अंदर जो करंट आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी ये लूप के अंदर सॉरी एक लूप के अंदर जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये 12 वोल्ट है, और बी ये 12 वोल्ट का ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ सोर्स की बेटे 14 वोल्ट ही है, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है हमेशा। नहीं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सिलेबस में नहीं बेटे, वो A2 में जा चुकी है, पहले होता था वो तो 22 से पहले क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है वो नहीं करने।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड A2 के सिलेबस में जा चुकी फ्रॉम 22 टू ऑनवर्ड, यानी 21 में लास्ट पेपर हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का। 22, 23, 24, 20 जितने भी हैं वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड A2 के अंदर है, इसके अंदर नहीं है।